हाउ टू क्रैक एसएसबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एसएसबी होता क्यों है? भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए, उन्हें अपमानित होना पड़ा, उनका अपमान हुआ, अपमान का सामना उनको करना पड़ा। हाउ टू क्रैक एसएसबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बिल्कुल सबसे ज्यादा सीरियस आपको इसी क्लास में रहना है। मेरा एक एक शब्द आपके कान में गूंजना चाहिए, राइट? वो बिल्कुल अंदर आपके उतरना चाहिए, क्योंकि ये पूरी पर्सनैलिटी के ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। मैं यहाँ आपकी आदतों को सुधारूंगा, जिससे कि आपको एहसास हो कि आपके अंदर 15 अफसर लायक क्वालिटीज का समावेश होने की कोई संभावना है या नहीं है। अभी है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन आगे भी संभावना होगी या नहीं होगी उसके हम कुछ टेस्ट करेंगे। तो एसएसबी के बारे में अब तक जितना कूड़ा करकट कचरा आपने दिमाग में इकट्ठा कर रखा है उस सबको भूल जाइएगा। वो कचरा किसी काम का नहीं है कि अफसर लायक क्वालिटीज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। खामाखा का धुआं आग लगाने वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा, राइट? सीरियसली इस क्लास में बैठिए और सबसे पहले हम समझते हैं कि एसएसबी होता क्यों है, व्हाई, राइट? और जब हमें व्हाई का आंसर मिल जाएगा उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी। मैंने दूसरा कहा कि ये क्लास आपके लिए, सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एसएसबी के, क्योंकि 900 नंबर का एनडीए में एसएसबी होता है। और जैसा स्टैटिस्टिक्स कहती है, डेटा कहता है कि अगर 100 बच्चे रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं तो एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होता है। यानी कि इसमें जो रिजल्ट जाता है वो कितना जाता है? 1%। इसलिए ये सेशन आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? अब जैसा मैंने पूर्व के सेशंस में भी आपसे कहा था कि मेरे पास कोई ऐसी घुट्टी नहीं है, ऐसी कोई भी वैक्सीन या दवाई नहीं है, कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं है कि मैं हाल फिलहाल इंजेक्शन लगा के आप में 15 अफसर लायक क्वालिटीज का समावेश कर दूं, राइट? और नहीं मेरे भाषणों में इतना दम है, नहीं लेक्चर में किसी के भी में इतना दम हो सकता है कि उसके कहने से आप सुधर जाएं। जब तक आप खुद सुधरना नहीं चाहेंगे, खुद सुधार के रास्ते पे नहीं चलेंगे, आपको बड़े से बड़ा मोटिवेटर भी, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी सुधार नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर ये हमें समझ में आ जाता है वाई एसएसबी, तो सारी यात्रा थोड़ी सिंपल हो जाती है। आज हम उसी को समझेंगे कि एसएसबी क्यों। तो व्हाट इज टुडेज एजेंडा? आज का एजेंडा है हमारा वाई एसएसबी, यानी कि एसएसबी क्यों। आज का सेशन क्या है बच्चों? वाई एसएसबी। आखिर ये इतनी जटिल चयन की अफसरों की ही प्रक्रिया क्यों है, जबकि जवानों की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता। जवानों का सिंपली एक रिटन टेस्ट होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया जो 5 दिन चलती है वो किसके लिए है? ऑफिसर्स के लिए है। और क्यों है? देखिए, अफसर लाइक क्वालिटीज को एक तरफ हम भूल जाते हैं। अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, किसी कंपनी को चलाना है, तो कंपनी को चलाने के लिए अच्छे मैनेजर की आवश्यकता होती है, नहीं होती? अगर कोई कंपनी में 500 आदमी काम कर रहे हैं और हमें उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो ऑब्वियसली उसको मैनेज करने के लिए, उन एम्प्लॉइज को, सारे ऑपरेशंस को चलाने के लिए हमें एक अच्छे मैनेजर की आवश्यकता होती है या नहीं? अब वो अच्छा मैनेजर कब सिद्ध होगा? जब उसके अंदर इफेक्टिव इंटेलिजेंस तो कम से कम हो, तभी तो वो 500 एम्प्लॉइज को संभाल पाएगा। इनिशिएटिव लेने का साहस तो हो, करेज तो हो, पेशेंस तो हो, धैर्य तो हो, राइट? और क्या हो? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हो, जिम्मेदारी की भावना भी तो हो, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। यानी कि कोई अगर समस्या आ गई है तो कभी कभी हमें सेल्स डिपार्टमेंट वालों को भी इकट्ठा करना पड़ता है, जहां प्रोडक्शन है वहां भी इकट्ठा करना पड़ता है, उनको मैनेजमेंट के लोगों को भी इकट्ठा करना पड़ता है, और हमें सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होनी चाहिए या नहीं? अब अपनी बात वो रखे और उसकी बात सब माने और उस पर अमल करें, वो तभी तो करेंगे जब उसके अंदर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप की क्वालिटी होगी, राइट? तो इतनी सारी क्वालिटीज, करेज होना ही होना चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, स्टेमिना होना ही चाहिए मैनेजर के अंदर इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए, कॉपरेशन एक दूसरे से होना चाहिए, सोशल एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि ग्रुप बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को तभी तो चला पाएगा। अब आप देख सकते हैं जितनी मैंने क्वालिटीज गिनाई वो सब इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में ही शामिल है या नहीं, राइट? तो यानी कि एक कंपनी को चलाने के लिए जो 500 लोगों की है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो 5-7 हजार लोगों का है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक मैनेजर की जरूरत पड़ती है। एक स्कूल को चलाने के लिए, इस कोचिंग को चलाने के लिए, एक दुकान को चलाने के लिए, एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए, सिनेमा घर को चलाने के लिए, मॉल को चलाने के लिए, सबको मैनेजर की आवश्यकता पड़ती है या नहीं? अब आप बताइए, आर्मी से तगड़ी कोई फैक्ट्री हो सकती है या नहीं?
इतने एम्प्लॉइज किसी के हो सकते हैं क्या कंपनी के? नहीं हो सकते। तो ये इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहां भी हमें मैनेजरों की जरूरत होगी या नहीं? और ये जो मैनेज करते हैं ना यहां, उन्हीं को ऑफिसर्स कहा जाता है। तो कम से कम मैनेजमेंट के वो स्किल्स तो उनके अंदर होने चाहिए ताकि वो चीजों को मैनेज कर लें। गेटिंग माय पॉइंट? तो वही आपका परीक्षण है। अब मैं आपको एक महाभारत की घटना की ओर ले चलता हूं। बहुत पहले थी, तब तो हम अफसर लाइक क्वालिटीज से परिचित भी नहीं थे, लेकिन आप देखिएगा कि ये अफसर लाइक क्वालिटीज वहां अप्लाई होती हैं या नहीं। राइट? आप जानते हैं कि फौज का काम क्या होता है? द पर्पस ऑफ द मिलिट्री इज टू डिफेंड द नेशन एंड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल विद इट्स एनिमी। टू बी प्रिपेयर्ड टू डू बैटल विद इट्स एनिमी। ये बात समझ में आई? द पर्पस ऑफ द मिलिट्री इज टू डिफेंड द नेशन एंड टू बी प्रिपेयर्ड टू डू बैटल विद इट्स एनिमी। राष्ट्रीय रक्षाओं का या मिलिट्री का, आर्मी का जो पर्पस होता है वो देश की रक्षा करना होता है, और जब भी देश पर आपदा या संकट आ पड़े उस स्थिति में उसके लिए दृढ़ खड़ा रहना होता है। तो हमें लड़ाई तो यहां जीतनी है। भगवान कृष्ण के पास, मैं महाभारत के कुछ अंशों से आपको जोड़ता हूं, सहायता मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन गए। जब शांति की सारी कोशिशों के बाद भी शांति की प्रतिस्थापना नहीं कर सके, भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए। उन्हें अपमानित होना पड़ा, उनका अपमान हुआ, अपमान का सामना उनको करना पड़ा। उल्टा उनको बांधने की बात चली कि इस दूत को बांध के बंद कर दो, पकड़ दो। तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा? भगवान तो यहां तक सत्य की बात करने गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक शांति के सारे प्रयास न कर लिए जाएं तब तक युद्ध की सोचना भी बेईमानी है। लेकिन सारे प्रयासों को करने के बावजूद भी भगवान कृष्ण ने यह तक कह दिया कि मैं उनकी तरफ से शांति दूत बन के आया हूं। और एक कविता के माध्यम से दिनकर ने उद्धृत भी किया कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 गाम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। और उसके ऊपर भी उद्दंडता क्या? उल्टे हरि को बांधने चला, जो थासा असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान कृष्ण ने शांति की स्थापना के लिए इतने प्रयास किए, वो भी एक सच्चा लीडर ही कर सकता है। आप समझिए, आज पूरा विश्व कह रहा है कि अगर मोदी जी चाहें तो यूक्रेन और रसिया के बीच में समझौता हो सकता है। वो मध्यता की बात कर सकते हैं क्योंकि वो तटस्थ है। वो मानवता के मूल्यों की मापदंड के आधार पर उस युद्ध को रोकने की दोनों से बातचीत कर सकते। बातचीत के कारण ही उन्होंने अपने निवासियों को, जो वहां निवास कर रहे थे भारतीय, वापस जिंदा लौटाया। तो शांति के प्रयास हम पूरी तरीके से कर लें, और जब शांति के तमाम प्रयास करने के बाद भी यह सुनिश्चित न हो सका कि अब शांति हो पाएगी, तो युद्ध एकमात्र विकल्प था। अब विकल्प था तो विवश होकर उन्होंने धनुष धरा। लेकिन भगवान कृष्ण के उस दृश्य पर मैं आपको ले चलता हूं जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से सहायता मांगने गए। कौन कहां बैठा, किसमें शिष्टाचार की भावना थी या नहीं थी, इस बात में मैं ज्यादा उतरना नहीं चाहता। मेरे यहां जो मतलब की बात है, मैं केवल उसको बताना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने 2 ऑप्शंस रखे। एक तो भाई मैं लड़ूंगा अकेला, निहत्ता, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मुष्टि भी नहीं मारूंगा, मच्छर भी नहीं मारूंगा मैं। और दूसरी तरफ मेरी लाखों की सेना है, एक तो मेरी लाखों की सेना को ले लो, एक को मैं निहत्ता चाहिए तो मुझे ले लो, हथियार में नहीं उठाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि एक मच्छर भी नहीं मारूंगा। अब दुर्योधन चूंकि चालाक था, भरोसे की कमी थी, और वो युद्ध को समझ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक बढ़ जाता है। उसने कहा कि कृष्ण अकेला क्या करेगा, हथियार उठा नहीं सकता, ये चक्र इसका चल नहीं सकता, ये अकेला क्या उखाड़ लेगा, निहत्ता, तो इसको रहने दो दुर्योधन के साथ। और ध्यान रखना, युद्ध का फैसला उसी दिन हो गया था, क्योंकि दुर्योधन समझ रहा था कि युद्ध ताकत से जीता जाता है, लेकिन युद्ध जीता जाता है प्लानिंग से, युद्ध जीता जाता है स्ट्रेटजी से, युद्ध जीता जाता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज से, इफेक्टिव रीजनिंग से, इंटेलिजेंस से, एनालिटिकल एबिलिटी से, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी से, पावर टू इन्फ्लुएंस द पीपल, ये भी एक गुण था भगवान कृष्ण के अंदर, इनिशिएटिव लेने से, सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसमें भरना है, किसको तोड़ना है, ये भी कृष्ण ने पूरी प्लानिंग की। तो आप देखिए, बिना प्लानिंग के क्या युद्ध लड़े जा सकते हैं?
अगर शक्तिशाली देश है और उसके पास प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाने वाला कोई नहीं है तो करोड़ों की सेना को भी सशक्त खानी पड़ेगी, यानी हार का मुंह देखना पड़ेगा, चाहे उसकी करोड़ों की सेना ही क्यों ना हो। अब आपने देखा कृष्ण भगवान ने कितनी स्ट्रेटजी चलाई। उनको पता थी कि कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कोई एक अकेला काफी है पूरे पांडवों को पांडवों की सेना के समेत नष्ट करने के लिए। और कृष्ण सारथी थे। सारथी का काम है आपको सही दिशा देना, सही दिशा में ले जाना। और आपने देखा होगा कर्ण के पास एक शक्ति थी जिसको चलाते ही अर्जुन मारा जा सकता था, और कर्ण को उसका बड़ा अभिमान था। और जब तक उसके पास शक्ति थी कर्ण ललकारता रहा कि असली क्षत्रिय है तो मुझे जरा क्षत्रता का धर्म दिखलावे और मेरे जरा सामने तो आवे। लेकिन वो सामने नहीं आया। अर्जुन खुद कह रहा था भगवान मुझे ललकार रहा है, मैं क्षत्रिय हूं और मुझसे रहा नहीं जा रहा, ये मेरा अपमान है, आप मुझे इसके सामने ले जाइए। उन्होंने बोला क्या व्यथा हट ठानता है, अभी तो धर्म को क्या जानता है, शांत बैठा रहा। जो मैं कह रहा हूं, मैंने प्लानिंग की है, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, तू दिमाग मत लगा। ऑफिसर मैं हूं, तू केवल मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, दिमाग लगाने का तेरे को नहीं है। प्लानिंग मैं कर रहा हूं, स्ट्रेटेजी मैं बना रहा हूं, युद्ध की रणनीति मैं तय कर रहा हूं। तेरा काम है केवल लड़ना, तू केवल योद्धा है, प्लानर नहीं, मैनेजर नहीं, ऑफिसर नहीं। तेरे अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं है। तू अच्छा योद्धा हो सकता है, परमवीर चक्र तू ले सकता है युद्ध का, लेकिन प्लानिंग स्ट्रेटेजी मेरा काम है। तू अच्छा लड़ाका हो सकता है, लेकिन कुशल नेतृत्व की क्षमता करना तेरे अंदर नहीं है। स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाना तेरे बस की बात नहीं है। तो चतुर सारथी उसको इधर से उधर घुमाते रहे, लेकिन कर्ण के सामने कभी नहीं ले गए। और जब कर्ण ने उस शक्ति को मिसयूज कर दिया घटोत्कच पर, तब भगवान कृष्ण उसको सम्मुख ले गए। और प्लानिंग का हिस्सा देखिए, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में मैं एक पांडव को मार दूंगा, प्रतिज्ञा की उन्होंने। दुर्योधन ने उनको आवेश दिला लिया, आवेश में प्रतिज्ञा कर बैठे। लेकिन उस प्रतिज्ञा के बाद अर्जुन चैन की नींद सोता है, लेकिन भगवान कृष्ण को नींद नहीं आती है। भगवान कृष्ण परेशान रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। एम्प्लॉइज को इतनी परेशानी नहीं है, हमें तो आना है, अपना लेक्चर दे के चला जाना है। परेशान कौन होता है? मैनेजमेंट। दुखी किससे हो आप? मैनेजमेंट से। टीचर तो अपना काम करेगा, आके चला जाएगा। तो टेंशन कोई भी चीज हो जाती है तो किसको होती है? मैनेजर को होती है, नहीं ऑफिसर को होती है, नहीं जवान का क्या, वो तो रोटी खाता सो जाता है। प्लानिंग किसको करनी थी? कृष्ण को। स्ट्रेटेजी किसको बनानी थी? कृष्ण को। और उन्होंने स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई कि भीष्म पितामह के पास द्रौपदी को ले गए। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा पितामह प्रणाम, तो पितामह कहते हैं सौभाग्यवती भव। उसने दूसरी बार किया पितामह प्रणाम, तो उसने कहा सौभाग्यवती भव। और जब उसने तीसरी बार कहा पितामह प्रणाम, तो उसने कहा सौभाग्यवती भव तो ठीक है, लेकिन है कौन तू? और जैसे ही देखा तो भीष्म पितामह ने अपना सर ठोक लिया। कहा तो मैंने पांडवों को मारने की बात कही थी, और कहा अब इसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। तुरंत भीष्म पितामह समझ गए कि इतनी रीजनिंग, इतनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, स्ट्रेटजी और प्लानिंग पांडवों के बाप के बस की भी नहीं है। ये जरूर कृष्ण होगा, उसी का रचाया हुआ ये षड्यंत्र है। और जब वो बाहर आए तो भगवान कृष्ण इतने भक्त वत्सल जिनको कहते हैं, द्रौपदी की चप्पलें जैसे आहट ना हो जाए कि ये कौन है, लेके खड़े हुए थे। तो यानी कि उनकी योजना से पांडव बच गए। ये उनकी स्ट्रेटजी तो थी, ये उनकी प्लानिंग ही तो थी। कर्ण जब फंसा हुआ था उसका और रथ का चक्का निकाल रहा था अपने भुजबल से, उस वक्त भगवान कृष्ण ने कहा पार्थ क्या देख रहा है, बाण संधान कर, मार शत्रु को। उन्होंने कहा प्रभु ये धर्म होगा? उन्होंने कहा नरोचित, किंतु क्या ये धर्म होगा? भगवान ने कहा तू व्यथा हट ठानता है, अभी धर्म को क्या जानता है? धर्म का पाठ पढ़ाऊंगा मैं, जवाब दूंगा मैं, क्यों सर्जिकल स्ट्राइक किया। तेरा काम है सर्जिकल स्ट्राइक करना, टेररिस्ट के जो लॉन्चिंग पैड है उनको नष्ट करना। मोदी जी कहेंगे जवाब तो मैं दूंगा, ऑफिसर तो मैं हूं, लीडर तो मैं हूं तेरा। जवाब कौन देगा? सेना प्रमुख देगा, ऑफिसर देगा। जवान को काम क्या है? केवल काम करना। अब अर्जुन भी क्या करता? अर्जुन का मुझे क्या, जो आदेश मिलेगा करना पड़ेगा। आदेश मिला और उन्होंने कर्ण को ठोक दिया, कर्ण को मार दिया, यानी कर्ण की हत्या हुई। तो आप देखिए कितनी प्लानिंग की गई, धोखाधड़ी से ही सारा कृत्य हुआ। तो सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल, प्लानिंग स्ट्रेटजी, ये सब चाहिए, तभी आप युद्ध को जीत सकते। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, छल से ही तो किया। बोल के गए थे क्या आ रहे हैं हम तुम्हें मारने, पाकिस्तान पूरी फौज लगा देता वहां पे उनकी सुरक्षा में। तो छल छद्म कौशल ये आज के जमाने में क्या है? ये आज के जमाने में स्ट्रेटजी है युद्ध जीतने की। तो बताइए भगवान कृष्ण के अंदर हम इन सब अफसर लाइक क्वालिटीज को पढ़िए। उधर कर्ण का शल्य, शल्य का मतलब क्या होता है? शंका। कर्ण का सारथी कौन था? शल्य। और वो क्या कर रहा था? उसका मनोबल तोड़ रहा था।
जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था कर्ण के अंदर कि मैं इतना बलवान हूं, अर्जुन की धज्जियां उड़ा सकता हूं, और वो वास्तव में शक्तिशाली था। लेकिन कोई आदमी कितना भी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ क्यों नहीं हो, शल्य यानी कान, शल्य क्या कर रहा था, बार बार उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम। अरे तूने मार दिया भाई, अर्जुन सुना है, अर्जुन धनुर्धर, इस जगत का सबसे बड़ा धनुर्धर है अर्जुन, देवताओं को जो परास्त कर देता है। कर्ण क्या मार पाएगा यार, तू मच्छर माफिया है। यानी कर्ण का मनोबल शल्य तोड़ रहा था, क्योंकि वो उसका सारथी था। इतनी सारी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाने के बाद, तो इतनी उन्होंने स्ट्रेटजी लगाई, इतनी प्लानिंग लगाई, तभी तो अक्षौणी सेना के सामने 5 निर्वासित बच्चों को विजय दिला दी। अब पढ़िए, इफेक्टिव इंटेलिजेंस उनके पास था या नहीं, रीजनिंग एबिलिटी थी या नहीं, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी थी या नहीं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन तो था ही, दुश्मन को भी अपना बना लेते थे, इनिशिएटिव लेते थे या नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, स्पीड ऑफ डिसीजन थी या नहीं। अब प्रतिज्ञा की और उन्होंने 24 घंटे तो छोड़ो, 4-5 घंटे के अंदर प्रतिज्ञा तोड़वा भी दी। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप था या नहीं। जब उन्होंने बोलना गीता स्टार्ट किया तो मित्र तो छोड़ो, शत्रु भी स्तब्ध हो गए, सारी दिशाएं एकदम स्तब्ध हो गई, हवाएं रुक गई उनको सुनने के लिए। तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप तो था या नहीं, लाइवलीनेस थी या नहीं, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन, करेज, स्टेमिना, ये सारे के सारे पढ़ लो। क्या उस लड़ाई में कृष्ण ने अप्लाई नहीं किए? क्या ये गुण कृष्ण के अंदर नहीं थे? तो कृष्ण क्या थे, अच्छे मैनेजर ही तो थे। क्या वो खुद लड़े? नहीं लड़े ना। तो बच्चे, चाहे कोई एक छोटा सा मैनेजर हो, चाहे आप दुकान, हॉस्पिटल चला रहे हो, कोचिंग चला रहे हो, हर एक में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रगति के उत्तुंग शिखरों को छूता है, स्पर्श करता है। और आर्मी जैसा ऑर्गेनाइजेशन सुना है जहां लाखों लोग काम करते हैं, कितनी विंग्स हैं। तो टेक्निकली आप ये छोड़िए कि आपको ऑफिसर वो लोग बना रहे हैं, आप वो क्या तलाश कर रहे हैं, अच्छे मैनेजर्स हमारे पास हैं या नहीं, जो कि हमारे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सके। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए 10-15 हजार तो मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो वो मैनेजर्स ढूंढ रहे हैं। ये बात समझ में आई? तो ये कचरा हटा देना एसएसबी का कि भाई कौन सी इंटेलिजेंस चाहिए, कौन सी अफसर लाइक क्वालिटी लटक रही है, पटक रही है, नहीं। अब ये क्या प्रक्रिया है ये मैं आपको और बताता हूं। तो मैंने जैसा बताया, सत्य ही जय के लिए कुछ केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का हो घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। कर्ण कह रहा कि ये भगवान ने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, स्ट्रेटेजी से ही तो युद्ध जीता, हथियार तो नहीं उठाया ना। तो अफसर का काम है स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग बनाना, और ये सब बनाने के लिए ये गुण उसके अंदर अंतर्निहित होने चाहिए। पहली बात समझ में आई। अब हमारा व्यक्तित्व कैसा है? हमारा व्यक्तित्व ऐसा है कि भैया हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मनसहा, मन में कुछ है, वाणी में कुछ है और कर्म में कुछ है। यानी इन तीनों में हमारा कभी भी तारतम्य फिट नहीं बैठ पाता। यानी बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और सोचेंगे कुछ। और जो आदमी कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, कुछ सोचेगा, तो क्या वो ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाएगा? अगर वो कोई इनिशिएटिव भी लेगा तो सोचेगा कुछ, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। क्या ऐसे व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रह सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति कभी स्पीड से डिसीजन ले सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति किसी ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकता है? और डिफेंस में बच्चों, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। आप केवल टीम के पार्ट हैं, टीम के नेता नहीं। आपको अपनी टीम अगर सुचारू रूप से चलानी है और उसके संग कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन करना है, तभी तो आप अच्छे ऑफिसर माने जाएंगे। नहीं तो मैं अभी कुछ कहूंगा, आप पीछे से मुझे गाली देंगे। और हमारी प्रवृत्ति है ही ऐसी कि हम नकारात्मकता की तरफ बड़ी जल्दी चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सबसे पूछता हूं, अपने अंदर 4 बुराई बताइए। देखिए हमारी प्रवृत्ति क्या है। बुरा मत मानना, क्योंकि अभी आपकी पर्सनैलिटी को आपको चेंज करना है। मैं यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव स्टोरी नहीं निकाले आया हूं। जो पॉजिटिव नेगेटिव स्टोरी पढ़ते हैं, कोचिंगों में पढ़ाई जाती है ना, पूरा की पूरा ग्रुप, 100 बच्चे कोचिंग करते हैं, एक का सिलेक्शन नहीं होता है। ये पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, कितने करेक्टर हैं, ये सब खेल नहीं है, ये सब गणित नहीं है। गणित है कि जो आप मन के अंदर सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं। यानी मन में जो चल रहा है वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वाचा आपका ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, और उसमें चेक किया जाता है लेक्चरेट में, प्रेसिडेंशियल इंटरव्यू में, और करते हैं वो जीटीओ टास्क होते हैं। इन तीनों में तारतम्य होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए। अभी मैंने पूछा अपने अंदर के अवगुण बताओ, तो 4 अवगुण बताने के लिए आपको सोचना पड़ रहा था। लेकिन अगर मैं वहीं कहूं अपने पड़ोसी के अंदर बताओ, मेरे अंदर अवगुण बताओ, आप 1000 गिना देंगे 1 मिनट से पहले? गिना देंगे नहीं गिना देंगे? बताओ। तो बच्चों,
इसीलिए ये जो अहम है ना, छोटा सा अहम, यही तो पूरे ग्रुप को प्रभावित कर सकता है। और यही अगर थोड़ा रख दिया जाए साइड में तो ग्रुप आपका अपना हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम क्या है, कभी भी किसी दूसरे की बड़ाई नहीं कर सकते, इतनी कुंठा में रहते हैं। एसआरटी में टास्क आता है, आपका फ्रेंड जो है वो ऑफिसर बन गया है, इतने बड़े बैच में से अकेला हुआ था, अब वो ट्रेनिंग करके आया है, वो आपको मिलता है, आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जेलसी होगी, या फिर आप कहेंगे अरे बहुत अच्छा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया और तेरा भाग्य अच्छा था, क्या कहेंगे आप? अब होगी तो भाई ईर्ष्या ही कि पैसे हमने भी बर्बाद किए थे, हमने भी तैयारी की थी, ये निकल गया यार, इसका क्या भाग्य था और हम रह गए। अपने भाग्यों को कोसोगे नहीं कोसोगे, खुद को कोसोगे नहीं कोसोगे। लेकिन अगर एसआरटी में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? मैं बड़ा खुश होऊंगा। तो इसका मतलब आप अंदर बाहर से एक नहीं है ना। हल्की हल्की होगी तो सही, हल्की भारी क्या होती है? यानी उसका अस्तित्व भी आपको अपनी असफलता की याद दिलाएगा। अगर वो यहाँ खड़ा है या रास्ते से गुजर भी रहा है, ट्रेन में मिल गया 1 घंटे के लिए, बस में आधे घंटे का उसको सफर करना पड़ रहा है ना, तो उसकी सफलता है, वो पॉजिटिव है। उसकी सफलता आपको अपनी असफलता की याद दिलाती रहेगी कि मैं इसकी जगह ही बेंच पे बैठा था। और जब तक बच्चों हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे एक दूसरे के कामों को, तब तक हम अच्छे टीम लीडर नहीं कहला सकते। मैंने शायद जब कुछ दिन इंग्लिश आपको पढ़ाई थी तो ग्रामर के प्रोनाउन का एक सूत्र कराया था कि व्हाइल एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव आइडिया और अ फॉल्ट, पर्सनल प्रोनाउंस का सीक्वेंस 123 रहना चाहिए। यानी कोई गलती मेरे ग्रुप पे हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लूंगा? मैं। और अगर कोई सफलता मिली तो उसकी जिम्मेदारी पहले मैं किसको दूंगा? अपनी टीम को। उसका सीक्वेंस कितना रहेगा? 231, यानी सबसे बाद में मैं, पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। बताया था, मोदी जी का एग्जाम्पल भी दिया था। चंद्रमा पे हमारा रोवर गया, असफल हो गया चंद्र मिशन, तो हुआ क्या? साइंटिस्ट रोने लगे तो मोदी जी ने उनको गले लगा लिया, पीठ थपथपाई। हार का श्रेय किसने लिया? मोदी ने लिया। और हमने सर्जिकल जैसा स्ट्राइक जैसा कितना बड़ा कांड कर दिया कि पूरे विश्व की आंखें खुल गईं। उनको पता चला कि भारत अब मामूली देश नहीं रहा, भारत के अंदर भी वो शक्ति है कि घर में घुस के दुश्मन को ठोक सकता है। इतना बड़ा कांड किया तो मोदी जी ने क्या कहा? हमारे जवानों ने अपने शहादत का बदला ले लिया है। ये नहीं कहीं मैंने ले लिया, जबकि सबसे ज्यादा टेंशन किसको रही होगी? मोदी को। वॉर रूम में थे वो उस समय। हेडक किसको होती है? जो प्लानिंग कर रहा है, जो स्ट्रेटेजी बना रहा है, उसकी सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रेटेजी, सारा इनिशिएटिव, सारा कॉन्फिडेंस, सारा एक्सप्रेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे के सारे गुण जो है ना वो धरे रह जाते हैं। सारे के सारे गुण धरे रह जाते हैं जब कोई मिशन असफल होता है। बताओ इनमें से कौन सा गुण नहीं लगाया होगा? कितनी प्रैक्टिस नहीं की होगी? रेगुलर प्रैक्टिस, डेली प्लानिंग, डेली स्ट्रेटेजी, बदलाव स्ट्रेटेजी में, डेली की मॉनिटरिंग। कितने लोग आते हैं, कितने बड़े बुद्धि लगी होगी, तब जाके हमने विदाउट एनी सिंगल कैजुअलिटी वी डिड इट, वी डिड द सर्जिकल स्ट्राइक। किया है नहीं? तो बच्चों धीरे धीरे क्या करें, आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू करें। जिससे आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करने में, देखो भाई अहंकार में तो झटका लगता है। अगर ये बच्ची इसको किसी बात पर शाबाशी देगी तो इसका अपना अहम कहीं ना कहीं तो चोट खाएगा। तो इतना तो आसान है नहीं कि आप तुरंत ही अपनी कमियों को भी दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दें और दूसरे में अच्छा ही देखना शुरू करें। ये इतना आसान तो काम नहीं है। लेकिन पहले हम क्या करें, ये काम हम निर्जीव वस्तुओं से चालू करें, क्योंकि देखिए ये प्रैक्टिकल है। ये आपके व्यवहार को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जो आप अब तक करते हुए आए हैं। उसमें मैं कैसे अफसर लाइक क्वालिटीज में आपके व्यवहार को इंसर्ट करूं, या आपके व्यवहार को कैसे ऐसा बनाऊं कि ये 15 अफसर लाइक क्वालिटीज आप में दिखने लगे। सबसे पहली सलाह आज की, निर्जीव वस्तुएं भी अगर आपसे टच हो जाती हैं, मान लिया कि आपने गेट बंद किया ऐसे और गेट धड़ाम से लगा, तो गेट को सॉरी बोलिए। जूता ऐसे फेंक दिया आपने और जूता बेचारा उल्टा पड़ा, तो आप जूते से माफी मांगिए। आप कहेंगे सर क्या फालतू बनने की बात कर रहे हैं। ये कृतज्ञता तभी आपके अंदर जागेगी, ये धन्यवाद देने की प्रवृत्ति, अप्रिशिएट करने की एक दूसरे को प्रवृत्ति, ये तभी आएगी। निर्जीव वस्तुओं से शुरू करिए। आपने चौक मारी और पंखे को जाके लगी, तो पंखे से 2 मिनट माफी मांगिए। गेटिंग माई पॉइंट? अब हमें क्या है, हम बच्चों की तरह सोचते हैं। बच्चे आपने देखे, अगर डेस्क से लग जाती है, बच्चे को गया इससे डेस्क से टकराया और गिर गया, तो 2 लात मारता है वो उस डेस्क में, और मम्मी से कहता है मम्मी, रोता हुआ मम्मी डेस्क की ओर लगी है। मम्मी भी क्या करती है, 2 मारी, अच्छा मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को मारा, 3 हाथ मारती है। अब उस बच्चे को लगता है हाँ अब सही है, उसका अहंकार संतुष्ट हो गया। केवल अहंकार की संतुष्टि का खेल चल रहा है। और
डेस्क ने थोड़ी उसको मारा था, ये थोड़ी चल के गई थी उससे टकराने। इसका तो चलने का कोई उपाय नहीं है टकराने का, वो खुद ही जाके टकराया है इससे। टकराया नहीं टकराया। तो हमारी परवरिश, हमारी पेरेंटिंग इस तरीके से की जाती है कि हमारे अहंकार को बार बार संतुष्ट किया जाता है, उसी की हमें अभ्यास पड़ चुका है। इसीलिए तो 100 में से 1 का सिलेक्शन होता है। हम एक दूसरे को शाबाशी देना शुरू करें, अप्रिशिएट करना शुरू करें, तभी चीजों में समन्वय आएगा। और ये कहां से शुरू करें? ये निर्जीव वस्तुओं से करें। ये कबाड़ा जो भी अपना आपने कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है एसएसबी के बारे में, ये फालतू के यूट्यूब चैनलों पे चिल्लाते हैं और ऑफिस से रिटायर होकर ज्ञान पेलते हैं, वो सब भूल जाना। उन्हें खुद नहीं पता उनका सिलेक्शन किस लिए हुआ था। गेटिंग माई पॉइंट? ये सारे साइकोलॉजिकल टास्क हैं, एमए की फिलोसॉफी में है, साइकोलॉजी में, सॉरी, एमए में जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेता है, ये सारे टास्क मिल जाएंगे। इन सारे टास्कों का कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपके व्यवहार का। आपने 4 कैरेक्टर देखे, 2 देखे, एक लड़की देखी, लड़का देखा, एक बुड्ढा देखा, एक हीरो देखा, उससे कोई कहीं किसी का लेना देना नहीं है। लेना देना केवल इस बात से है कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, और आपके अंदर ये गुण है या नहीं। और मैं फिर से अपनी बात जो प्रारंभ में कही थी रिपीट करता हूं, कोई वैक्सीन मेरे पास ऐसी नहीं है, मेरे पास क्या विश्व के किसी आदमी के पास नहीं है, जो आप में 15 अफसल लाइक क्वालिटी इंसर्ट कर सके। कोई ऐसी घुट्टी नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई मुगली घुट्टी नहीं है मेरे पास। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा आमूलचूल परिवर्तन के लिए अपने व्यवहार में, अपनी पर्सनैलिटी में। इट इज नॉट अबाउट इंग्लिश। फर्राटे से इंग्लिश बोलने वाले पूरे के पूरे बैच एक दिन में चले जाते हैं। इट इज नॉट अबाउट इंग्लिश, इट इज अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट इज अबाउट योर हैबिट्स, इट इज अबाउट योर क्वालिटीज। इंग्लिश आप, मैंने कहा न्यूज़पेपर पढ़ो, एक आध क्लास तो मेरी सब ले ही चुके हैं। कौन कौन पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? हाथ खड़ा करो। एक हाथ नहीं, तुम वैसे ही जीरो होने वाले हो एसएसबी में। न्यूज सुनो, न्यूज़पेपर पढ़ो। डे 1 में कह के गया था, इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली यू कैन नॉट गेट इनटू एनडीए, यू कैन नॉट क्रैक एसएसबी। इतना स्पष्ट बोल के गया था। टीचर कभी डिमोटिवेट नहीं करता है बच्चों, लेकिन मैं फिर भी ये बोल के गया था इन कैपिटल लेटर्स। अब तक आपने मेरी बात मानी नहीं। तो भाई जो मेरे साथ चलेगा, आपको अपना रास्ता खुद तय करना है, मेरा काम है रास्ता दिखाना, मैं दिखाता रहूंगा। और जो अपने व्यवहार में आज से ही परिवर्तन करने को तैयार है, आज केवल पहली सीढ़ी चढ़ाई है मैंने। क्या करना? एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे में अच्छाई ढूंढना। बुराई को तो मैं अभी कहूं, एक पर्चा लिख के दे दूं कि सर में बुराई बताइए, 150 जब होंगी, जब 2 मिनट होंगी तो 150 बुराई आप लिख देंगे मेरे। ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, मतलब कुछ नहीं। ये सब बुराई मेरे बारे में नहीं लिखी जा रही बच्चों, ये तुम खुद अपनी पर्सनैलिटी का प्रकटीकरण कर रहे हो। आप क्या सोच रहे हो ये स्टोरी जो लिखाई जाती है पीपीटी में, वो स्टोरी किसी और के बारे में लिख रही है? नहीं, वो आपके विचारों का दर्पण है, वो विचारों का रिफ्लेक्शन है। गेटिंग माय पॉइंट? और आप समझते हैं हम तो दूसरे के लिए स्टोरी बना रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका संबंध गहरे में, अवचेतन मन में आपसे ही है। वो हीरो कोई और नहीं है। वो हीरो, मैं कहता हूं ना, स्टोरी बनाने में लोग कहते हैं ना, मैं तो कम कहता हूं, उसकी एज हीरो होना चाहिए, हीरो की एज आप जैसी होनी चाहिए, उसने कोई अच्छा काम, मॉरल ऑफ द स्टोरी होना चाहिए। ये फालतू की बताता हूं ना, ये फालतू की चीज है। वो क्यों बताता हूं? क्योंकि भैया तुम अपने बारे में सूचनाएं दे रहे हैं उस स्टोरी के माध्यम से और डिस्कशन के माध्यम से कि मैं कैसा हूं, मेरी सोच कैसी है, मेरी मेंटेलिटी कैसी है, मेरी थॉट प्रोसेस कहां जाती है, किस पॉइंट को छूती है। गेटिंग माय पॉइंट? आज का लेसन समझ में आया? ऐसे ही मैं नेक्स्ट एसएसबी सेशन में आपको दूसरा लेसन दूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, मैथ पढ़ना बड़ा आसान है, इंग्लिश पढ़ना बड़ा आसान है। ट्रिक दे दूंगा तो मैं सब गुट्टी पी जाओगे, सेकंड्स में क्वेश्चन कर लोगे, इतना कट ऑफ जाता है, रिटन निकाल लोगे। लेकिन जब तक खुद को परिवर्तित नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना। आपको लगता है या नहीं खुद को परिवर्तन लाना कठिन काम है? सबसे कठिन काम है, गणित से कठिन काम है या नहीं? और सब्जेक्ट पढ़ने से कठिन काम है खुद में परिवर्तन लाना। तो भैया जो घर फूके आप नो चले हमारे साथ। घर का मतलब जो हैबिट्स, ओल्ड हैबिट्स हैं, डेड हैबिट्स हैं, नेगेटिव चीजें हैं, उनको अगर फूंकने को शमशान घाट में उनकी 13वीं अगर मनाने को तैयार हो, तब तो आप इस एनडीए रूपी युद्ध में कदम रखो। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज का सेशन मेरे लिए इतना ही। आपको सीख मिल गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चीजों की चर्चा करेंगे।